कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड टियानजी से होती है, जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट की ऑनर है एंड साथ ही साथ वेट्रेस का भी काम करती है। आज ही न्यूज़ में इसे ये खबर मिली थी कि कैसे शहर में एक लार्ज स्केल इंसिडेंट हो गया। सो सबको यही ताकीद की जा रही थी कि घरों में रहें, बाहर निकलना तो डेंजरस हो सकता था। अभी ये न्यूज़ सुनी रही थी कि तभी हमारे हीरो की इसके रेस्टोरेंट पे एंट्री होती है, जो कि है मिथन गिब्सन फैमिली का इकलौता वारिस। यही सारा बिजनेस संभालता है एंड माफिया बॉस भी आज के इंसिडेंट में ये भी शामिल ही था। ये तो आते ही इसे पैसे पकड़ा देता है कि जाओ मेरे लिए कुछ लेके आओ। वो खैर यहाँ पे कुछ ड्रिंक तो लिए फिर रही थी, जैसे ही नोटिस उसने किया था इसके हाथ पे चोट लगी हुई है, फौरन से बैंडेज कर देती है। मेडिसिन भी इसने लगा दी थी। अब वो पूछ लेता है कि वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैं एक बैड गाय हूँ? तो ये कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक बैड गाय होते तो आते ही आपने मुझे पैसे थोड़ी ना पकड़ा देने थे। बाकी जो कि मेथन फैमिली के बारे में बात करने लगती है, इसे इतना तो मालूम था कि एक गैंगस्टर है जिसका नाम मेथन है। इसकी कभी भी पर्सनली उससे मुलाकात नहीं हुई थी कि वो इलीगल एंड लीगल बिजनेस संभालता है। अब ये इसकी सारी बातें सुन के स्माइल करने लगा था। इसके फेस पे भी कुछ चोटें आई थी। ये जैसे ही मेडिसिन अप्लाई करने के लिए उसके क्लोज आती है, तब तो मेथन की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। अब यहाँ पे ऐसे लगता है कि उसे इससे फर्स्ट साइट लव हो गया हो। अभी इनकी बातें चली रही होती हैं कि अचानक ही गार्ड्स अपने बॉस को देखते देखते पहुंच आए थे, साथ में असिस्टेंट भी था। ये उनसे डर के भागना चाह रही होती है तो मेथन टियानजी को पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है कि क्या मैं तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करवाऊं। अब जैसे ही बताता है कि मैं मेथन गिब्सन हूं, तो ये सुन के एकदम सरप्राइज रह गई थी कि क्या ये वही माफिया गैंगस्टर। अब तो फिर बेचारी डर के मारे वहां से भाग जाती है और पीछे से असिस्टेंट अपने बॉस को यही खबर दे रहा था कि हमने सारे ट्रेटर से निमट लिया है। वो नेक्स्ट इन्हें यही ऑर्डर दे देता है कि ये जो लड़की थी टियानजी, इसका सारा बायोडाटा निकलवाओ। इसने तो डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी कोई वाइफ बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ यही लड़की, वरना कि कोई नहीं। नेक्स्ट सीन में टियानजी को घर पे ही दिखाया जाता है। एक्चुअली में इसका एक बॉयफ्रेंड है वांग, जो है तो एक नंबर का फ्लर्टी बॉय। इसने इसकी पीठ के पीछे न जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स बना के रखी हुई हैं। टियानजी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जस्ट इसे पैसों की मशीन ही समझ के रखा हुआ है उसने अपनी लाइफ में। इवन कहीं से भी शादी के वादे किए हुए हैं ताकि इसी बहाने से इससे पैसे खींच सके और कुछ नहीं। और बाकी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके कल मिलने के लिए बुला रहा था। अब नेक्स्ट डे जैसे ही रेस्टोरेंट पे काम कर रही थी तो एक बंदा टियानजी से बदतमीजी करने लगता है और ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि छोड़ो मुझे। और यही सब कुछ देखते देखते हमारे हीरो मेतन की भी एंट्री हो गई थी और उसने इस बंदे को तो अच्छा खासा मज़ा ही चखा दिया था कि मेरी गर्ल को टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई। एंड देन इसे पैसों की ऑफ़र करते हैं कि ये रेस्टोरेंट में बाय करना चाहता हूँ, बट ये मना कर देती है कि देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ और आप यहाँ से चले जाएं। मैंने आपको वैसे पहले ही बता दूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, सो ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी हो जाऊँगी। फिर वो कहाँ इसकी बातों को मानने वाला था, फ़ौरन से इसे उठाता हुआ एक जगह पे लेके आ जाता है। उसने तो इसका जो सारा बायोडाटा निकलवाया था, मालूम हो चुका था कि इसका बॉयफ्रेंड तो एक नंबर का चीटर है। इस बारे में इसे भी बताने की कोशिश करता है, बट ये कहाँ मानने वाली थी। बार बार इंसिस्ट कर रही होती है कि मुझे छोड़ दो और खुद से मज़ीद हेट करवाने पे मजबूर मत करो मुझे। मैं मानती हूँ कि आपने मेरी मदद की है, उसके लिए मैं आपकी थैंकफुल हूँ। ये भी कह देते हैं कि ठीक है, अब की बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, बट सी यू नेक्स्ट टाइम। और ये कहता हुआ अपने गार्ड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये पीछे से उसे साइको ही बुलाती रह गई थी। जैसे ही इस प्लेस से बाहर निकलती है तो सामने इसकी नज़र पड़ती है कि वांग तो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है, मीन कि उसकी गर्लफ्रेंड है। वांग ने भी नोटिस कर लिया था कि कैसे इसकी नज़र उस पर पड़ गई है। सो टियानजी का हाथ पकड़ के आके उससे अपोलोजाइज करने लगा था कि वैसे अगर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं क्लियर कर दूँ, वो लड़की मेरे बॉस की बेटी थी और बस ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए लेके आई थी। मैं ऑलरेडी तुम्हें और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और इसके बाद ही सीधा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये भी खुश हो गई थी कि वाकई में ये मुझे लेके सिंसियर है। एंड जो कि रिंग पहले उसने उसे नहीं बाय करवा के दी थी, आज जैसे बाय करवा के देता है तब तो ये बहुत ही सरप्राइज रह गई थी।
इसके मन में तो लड्डू ही फूट रहे होते हैं कि बस इतनी सी बात पे ये मान गई, इसे तो कभी शक भी नहीं होगा कि मैं इसे लव नहीं करता हूँ, और वैसे भी शादी तो खैर दूर की बात ही है। अभी इसका बॉयफ्रेंड वांग यहाँ से गया ही था कि तभी एंट्री हो जाती है मिथुन की। जैसा कि उसने कहा था कि सी यू नेक्स्ट टाइम, सो वो अगले दिन फिर से इसे देखने के लिए आ गया होता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही घबरा के फिर बस में ही बैठ गई थी कि मेरा पीछा छोड़ देगा, बट इतनी आसानी से तो वो नहीं छोड़ने वाला था। वो तो अपनी गाड़ी बस के आगे ही रोक देता है एंड ऐसे ही आंख मारता हुआ बस में आके इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गया था। सारी लड़कियां हैरान रह जाती हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट है। ये उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, बट वो ज़बरदस्ती इसे पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाते हैं एंड नेक्स्ट डे इन्हें मूवी थिएटर में दिखाया जाता है। आज के दिन तो वो इसके साथ मूवी देखना चाहता था, इस बेचारी के हाथों को भी बांध के रखा होता है। ये फिर भी कह रही होती है कि मैंने नहीं देखना, आखिर करना क्या चाह रही हो तुम। वो भी कह देते हैं कि देखो चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो, वरना कि फिर मैं वो तुम्हारे साथ करूँगा ना कि फिर बाद में पछताना ही है तुमने। कोई रोमांटिक सी मूवी इसके साथ देख रहा होता है और ये देखते देखते अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे इसके क्लोज आके किस करने की कोशिश करता है तो आगे से टांसी ने भी इसे थप्पड़ मार दिया था। अब तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है यहाँ पे। फिर जैसे ही नोटिस करते हैं कि इसकी आंखों में आंसू आ गया और बार बार कह रही है कि मुझे छोड़ दो, वो फिर फाइनली इसके हाथों को आज़ाद कर देता है एंड वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था कि जब तक कि तुम खुद मुझे नहीं बोलोगी तब तक मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। खैर ये अब उसे बताती है कि मेरी जल्दी अपने बॉयफ्रेंड से शादी होने वाली है, सो प्लीज़ मुझे अब तंग करना बंद करो। और ये कह के वो तो वहाँ से चली गई थी और ये पीछे से असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि ज़रा पता तो करवाओ कि इनकी शादी किस डेट को हो रही है। उस दिन जाके मैं तो ब्राइड को उसकी वेडिंग से उठा के लाऊंगा। सो नेक्स्ट हमें इनकी वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। अभी वांग तैयार हुआ ही था कि इसकी वो जो दूसरी गर्लफ्रेंड होती है इसके बॉस की बेटी, खैर बॉस की बेटी कहाँ थी, इसकी गर्लफ्रेंड ही होती है, वो पहुंची हुई थी कैची। वो तो आते ही इस पे गुस्सा कर रही होती है कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ मुझसे लव करते हो, बट अब शादी कर रहे हो टियान जी से, तो ये सब कुछ क्या है। वो कह देता है कि तुम्हें लगता है कुछ गलत फहमी हुई है, मैं भला कहाँ उससे शादी करने वाला हूँ, ये तो जस्ट नाटक है। पसंद तो सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें ही करता हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं वेडिंग हॉल में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और बस इसके साथ रोमांटिक होने लगा था। ये मन में सोच रही होती है कि टियान जी तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मेरे बॉयफ्रेंड पे तुमने अपनी नज़रें जमा के रखी तो रखी भी कैसे। इधर ही वेडिंग हॉल के बाहर हमारे हीरो की भी एंट्री हो गई थी। सारे इसे देखते ही रह जाते हैं। वो तो आते ही इसका हाथ पकड़ के अपने साथ ही लेके जाना चाहता था, ये मना कर रही होती है। मिथुन के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था कि इतना रिच हॉट एंड हैंडसम लड़का इसे शादी के लिए कह रहा है और ये मान नहीं रही है। वो तो अब अपनी पिस्टल ही निकाल लेता है कि मुझसे शादी कर रही हो कि नहीं कर रही हो। ये भी उसका रुख अपनी तरफ कर लेती है कि हाँ ठीक है, मुझे मार ही दो तो अच्छा ही है, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी है। और फिर बाद में चुपके से इसकी पिस्टल लेके इसके ऊपर ही तान देती है कि अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाऊं तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बाकी हॉल में जो भी सारे लोग मौजूद थे इसने डरा के वहाँ से भगा दिया होता है। ये टेंशन में आके वांग को कॉल्स करती है कि वो कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई है और अभी तक इधर पहुँचा नहीं है। खैर वांग तो नहीं आया था, बट उसकी वो जो गर्लफ्रेंड थी कैची, वो ज़रूर पहुँची होती है। इस बेचारी को तो गार्ड से कह के इसने पकड़वा दिया था और अच्छी खासी इसकी पिटाई भी लगाती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे छीन सकती हो। अब इसे भी पता चल गया था कि ओह तो ये वांग की गर्लफ्रेंड है, तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि ये उसके बॉस की बेटी है। इसके सामने वांग को कॉल्स करती है बट वो पिक नहीं कर रहा था। बाकी जो कि वांग ने इसे रिंग दी थी वो भी जल्दी से इसने से उतार के खुद ही रख लिया होता है कि ये तो मैं अपने पास ही संभाल के रखूंगी। एंड इससे पहले कि मजीद वो टियानसी को चोट पहुंच जाती, ये तो शुक्र है कि मिथुन इधर से गया ही नहीं था। वो तो फौरन से कैची को पकड़ लेता है कि तुम्हारी इसके साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत भी कैसे हुई। खैर उसे तो इसने अच्छा खासा मजा सिखा ही दिया था। एंड फिर इसे ही उठाता हुआ वहाँ से लेके चला जाता है। ये बाद में थैंक यू ही बोल रही होती है कि आज मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। अब जैसे ही मिथुन नोटिस करता है कि इसकी ड्रेस भी तो उस लड़की ने सारी ख़राब करके रख दी है, वो इसे अपने साथ शॉपिंग मॉल ही लेके आ गया था कि जो भी ड्रेसेस हैं मैं सारी की सारी तुम्हारे लिए बाय करने के लिए रेडी हूँ। ये मना कर रही होती है कि सब कुछ करने की क्या ज़रूरत, बट ये तो अपना सारा पैसा इस पर खर्च करने के लिए फुल रेडी था। अब थोड़ा सा तो इसके सामने आके फैशन शो भी करती है। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी और सभी में ही बहुत प्रीटी दिख रही होती है एक ड्रेस पहन के। तो
एंजल ही दिख रही थी कि ये तो अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पाता। फिर से वो जैसे से थैंक यू बोल रही होती है, सो ये अब उसे किस कर लेता है कि बस मुझे यही कंपनसेशन चाहिए थी, सो मुझे मिल गई। अब इसे गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, मैंने पहले भी इसे कहा है कि मुझसे दूर रहे। ठीक है, मानती हूँ कि इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी इतने क्लोज आई ही जाए। ये अभी थोड़ी देर इसे वेट करने को बोलता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट आ रहा है। खैर वो कुछ और नहीं बल्कि वांग ही था, जो कि जानबूझ के ही शादी में नहीं आया था। यही कहता है कि तुम इससे जो भी क्वेश्चंस वगैरह करना चाहती हो, मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं आ जाऊँगा। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से ये वांग को थप्पड़ भी मारती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी करने लगी थी कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी बट तुम नहीं आए, और वो जो गर्लफ्रेंड का चक्कर है उसके बारे में क्या कहते हो। अब फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है कि ऐसी बात नहीं है, वो तुमसे झूठ बोल रही थी, कैची मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस ऐसे ही खाम में सबको यही कह के इंट्रोड्यूस करवाती है तो मेरे बॉस की बेटी। अगर वो खुद ही मुझसे ऑब्सेस्ड है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। और देखो ज़बरदस्ती इन लोगों ने ही मुझे वहाँ पे पकड़ के रखा हुआ था ताकि मैं शादी में आऊँ ही ना। क्या तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? वो तो स्टिल इस पे एंग्री ही थी। वहाँ से चली जाती है और बाद में कैची से कॉल करके बताती है कि कैसे उसकी फैमिली मेथन की वजह से बैंकक्रप्ट होके रह गई है। अब उसके पास तो कोई पैसा नहीं बचा था। इसे अपनी पड़ जाती है कि ओह नो, फिर मेरे एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त करेगा। नहीं, मुझे हर हाल में टियान को मनाना ही है, चाहे मुझे जो करना पड़े। अगले दिन उसके लिए फ्लावर्स लिए फिर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं तब वेडिंग हॉल में नहीं आ पाया था, बट अब की बार तो मैं निराश नहीं करूँगा। उसके सामने खुद को मारने ही लग जाता है और ये देख के उसे इस पर रहम आ ही गया था कि ठीक है, एक लास्ट चांस मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसके बाद अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी की तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। दोनों घूमने के लिए ही निकले थे कि एक लड़का आके इससे फिर से ही बदतमीजी करने लग जाता है और ये देख के इसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था। बाकी वो डरपोक कहीं का दूर दूर से इसे दूर रहने को बोलता है, बट वो पर्सन कहाँ दूर रहने वाला था। यहाँ पे ये तो अच्छे से नोटिस कर चुकी थी कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो इतना ज़्यादा डरपोक है, मुझे नहीं पता था। अब यही सब कुछ तो मेथन ने भी देख लिया था। वो फौरन से ही आके ना सिर्फ उस लड़के को इधर से भगाता है, इसने तो गुस्से में आके ये जो था वांग, इसे भी थप्पड़ मार दिया था कि तुम क्या अपनी एक गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हो। अब नेक्स्ट फ्यूचर में तुमने इसके साथ क्या करना है। अब वैसे ही उठाता हुआ अपने साथ घुमाने फिराने के लिए लेके आ गया था। इसे यही लग रहा था कि अब जिसने पर्सनैलिटी को देखा होगा अपने बॉयफ्रेंड की कि कैसा इंसान है, ये ठीक से इसकी हिफाजत ही नहीं कर पाया। खैर आज के दिन इसके साथ तो बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करता है, इवन कहीं रात भी हो गई थी। वो इसे कल से फिर से एक और दिन अपने साथ स्पेंड करने को ही बोलने लगा था कि तभी तुम्हारी कंपनसेशन पूरी होगी, क्योंकि वैसे भी मैंने तुम्हारे इतने मौक़ों पे मदद जो की है। अभी दोनों यहाँ पे खड़े ही थे कि इन्हें देखते देखते ऊपर से वांग भी आ गया था। ये जैसे वांग की तरफ अपने कदम बढ़ाती है तो वो अब इसका हाथ पकड़ लेता है। जेलिस भी फील तो खैर करने ही लगा था कि हमेशा मैं तुम्हारी आके हेल्प करता हूँ, बट नहीं, अभी भी तुम्हारे दिल में इस लड़के को लेके फीलिंग्स हैं। ये तो कभी तुम्हें प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाया, सो फ्यूचर में इसने तुम्हारे साथ क्या करना है। और इसे ही उठाता हुआ घर पे ही लेके आ गया था। ये यहाँ से भागना चाह रही होती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ठीक है कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती तो ना करे ना। उसने तो इसे यहाँ पे बांध कर ही रख दिया होता है कि मैंने एक दफ़ा कह दिया ना कि मेरे साथ यहाँ पे रहोगी सो रहोगी। वो जैसे इसे अपने खुद के क्लोज देखती है तो इसने इसके लिप्स पे बाइट कर दिया था। अब इसे भी गुस्सा आ जाता है एंड फोर्सफुली उसे किस भी करने लगा था और ये भी कहने लगता है कि तुम्हारी गलत फहमी ही होगी कि मैं अब तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने की इजाज़त दे दूँगा। वो भी कह रही होती है कि इतना कंट्रोलिंग फ्रीक बनने की क्या ज़रूरत है, क्या मुझे फ्रीडम नहीं मिल सकता है, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करती ही नहीं हूँ और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे दिल में तुम्हें लेके कोई भी फीलिंग्स होंगी। वो भी कह देता है कि ठीक है, अब चाहे तुम जो भी कह लो, यहाँ से तो नहीं हिलने दूंगा मैं, और बाकी तुम्हारे पास कुछ टाइम है, उसके अंदर अंदर खुद तुम मुझसे आके कहोगी कि मुझसे लव करती हो। ये तो बस यहाँ पे रहने का यही है कि जब तक कि तुम्हें मुझसे लव नहीं हो जाता है तब तक तो यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। एंड सेकेंड नंबर पे कुछ रूल्स वगैरह भी इसने बना के रख दिए थे कि कहीं भी नहीं आना जाना। अब ये भी क्या ही करती, ये भी कह देती है कि ठीक है, मैं यहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा फ़ोन वापस चाहिए। वो भी दे देता है। अब इसके जाने के बाद ही अपने फ़ोन में से वांग के मैसेजेस पढ़ती है जो कि इसे मिलने के लिए कल बुला रहा था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने अपनी फ़ीस वगैरह पे करनी है, अब जहाँ कहीं भी हो मुझसे आके मिलना।
अब ये भी प्लान बनाती है कि चलो क्यों ना घूमने फिरने के लिए एक दिन मैं जाऊँ मिथुन के साथ, वहीं से चुपके से फिर उससे मिलने के लिए भी चली जाऊँगी। दोनों कुछ गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, अभी से जो कुछ नहीं खेलना आ रहा था वो सिखा भी देता है। ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड फिर वॉशरूम जाने का बहाना बना के वहाँ से जाती तो है। इस पे मिथुन की तो नजरें टिकी हुई थी, वो इसे नहीं रोकता एंड असिस्टेंट से पूछने लगा था कि क्या ट्रैकर लगा दिया था ना तुमने उस पर, क्योंकि मुझे खबर मिलती तो रहे ना कि वो है तो है कहाँ पे। इधर ये मैडम जैसे ही रेस्टोरेंट पे आई थी तो वो इसे इसकी फेवरेट कॉफ़ी सामने से देने लगा था एंड फिर पैसे भी मांग लेता है। ये मना कर रही होती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हालांकि मिथुन ने इसे पैसे दिए भी थे कि तुम चाहे जितना उसे यूज़ करना चाहो कर सकती हो, लेकिन जे वो वाले पैसे वांग को देने के लिए तैयार नहीं होती है। धन के पैसे यूज़ नहीं करना चाहती थी कि मैं उसे जितना ही दूर रहूँ उतना बेहतर है। अब ये फिर से उसे ताना ही मारने लगा था कि वैसे भी तो मिथुन के साथ ही रह रही हूँ, मुझे पता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, अब ये तो नहीं हो सकता कि वो तुम्हें पैसे ना दे। ये भी कहती है कि क्या तुमने इसी वजह से मुझे यहाँ पे बुलाया था। खैर उसे कुछ पैसे वगैरह दे के जाना चाहती थी जो कि इसकी सेविंग्स वगैरह होती हैं। और तभी अचानक ही इसकी कंडीशन ख़राब, इसने उसकी कॉफ़ी में कुछ ड्रग्स वगैरह मिला दी थी जिसके बाद के वो बेहोश ही हो गई होती है। ये काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं कि इतनी रात हो गई है और अभी तक वो घर पे क्यों नहीं पहुंची, किधर रह गई, कहीं उस वांग ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। और वाकई में वांग ने तो इसे बहुत ही बुरे लोगों के हाथों बेच दिया था। पैसों की खातिर भला कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। ये ज़रा इतना विश्वास करती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और जिसे कि इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है। ये तो शुक्र है कि मिथुन ने ट्रैकर लगाया हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा तलाश करने के बाद इसे ढूंढ निकालते हैं एंड बाकी इन गुंडों को तो अच्छा खासा उसने सबक सिखा दिया था। ड्रग्स मिली होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रही थी एंड इसे खुद की हेल्प करने को बोलती है, लेकिन उसे ये याद था कि जब तक कि ये खुद अब मुझसे लव नहीं करने लग जाती है तब तक मैंने फोर्सफुली इसके साथ कुछ भी नहीं करना। अभी भी इसे शॉवरी दिलाने लगा था कि खुद को ये काफ़ी कूल महसूस करे और मेरे क्लोज मत आए। और यही बात तो यहाँ पे अब मिथुन की इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है कि वैसे जैसा कि मैंने सोचा था ऐसा भी पर्सन नहीं है ये, मैंने शायद इसे मिस जज किया है। इसने अपनी शर्ट ही उसे पहनाने को दे दी थी और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। अभी भी उसके बिस्तर पे ही बैठा हुआ था तो वो फ़ौरन से इसे यहाँ से उठने को बोलती है एंड जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करता है कुछ कहने के लिए तो ये समझती है कि मुझे किस कर रहा है। इसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी बट वो स्माइल करता है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। एंड यही कहने लगा था कि जिस पर्सन ने तुम्हें उन गुंडों के हाथों बेचा था मैंने उसका पता चला लिया, अगर तुम देखना चाहती हो तो स्टडी रूम में पहुंच जाना। सो नेक्स्ट डे का ही सीन दिखाया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं, ऑब्वियसली सी बात है वांग ही था। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिलहाल तो इन सबको वहाँ से भेज देती है कि मैं अकेले में ही वांग से बात करना चाहती हूँ। अब फिर वांग से पूछने ही लगती है कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, मैंने तुम्हारे खर्च बर्दाश्त करने के लिए दिन रात मेहनत की और तुमने मुझे ये सिला दिया कि गुंडों के हाथों मुझे बेच दिया। अब ये इसे मिथुन के खिलाफ ही भड़काने की कोशिश करने लगता है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा किया धरा मिथुन का ही है क्योंकि वो तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता है ना, इसलिए। और तुम्हें बेचा भी उसी नहीं था, बाद में जाके हीरो बन के तुम्हारी हेल्प करेगा और इस तरह से तुम्हारे दिल में उसे लेके फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। मैं तो पहले ही जानता था कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी नीच हरकत भी करेगा। अब यही सारी बातें सुन के सोचने लगी थी कि क्या सच में ऐसी ही बात है। एंड ये भी रिमाइंड करवाता है कि कैसे आज से कुछ सालों पहले मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें गुंडों के हाथों से बचाया था, तो भला मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता था। ये भी रिमेंबर करती है कि वाकई में जब मुझे होश आया था तो तब मेरे पास यही लड़का बैठा हुआ था। तभी से ही इसने सोचा था कि अगर ये मेरा सेवियर है तो क्यों ना मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। ये बेचारी, क्योंकि उसने इसकी लाइफ बचाई थी तभी ये हमेशा से दिन रात मेहनत करके उसे पैसे इकट्ठे दिया करती ताकि वो अपने जो भी फीस वगैरह वो पे कर लिया करे। अब ये भी उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है कि हाँ मिथुन ने ये सब कुछ किया होगा और इल्ज़ाम इसी पे ही लगा रहे हैं। ये खुश हो रहा होता है कि वाह ये क्या मुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है। बाद में आके ये मिथुन से कह देती है कि आप प्लीज़ उसे यहाँ से जाने दें। वो अब भड़क जाता है कि ये क्या बात हुई, उसने तुम्हें गुंडों के हाथों बेच भी दिया लेकिन अभी भी तुम वांग की साइड ले रही हो कि उसे कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। अब तो मेरी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। उसने इसके हाथों को बांध के रख दिया था कि पहले भी तुम यहाँ से भाग गई थी बट मैं अब तुम्हें यहाँ से नहीं भागने दूंगा।
ये बार बार कह रही होती है कि मुझे यहाँ पे क्यों बांध के रखा हुआ है तुमने। मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ और कभी भी मेरे दिल में आपको लेके कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं होगी। आपको क्या सुनाई नहीं देता है? यार जो भी कह लेती, ये तो उसे बिल्कुल यहाँ से जाने नहीं दे सकता था कि वैसे भी तुम मुझे साइको और न जाने क्या क्या कहती हो। तो ठीक है, अब तुमने मेरी मैडनेस चेक नहीं किया, अब पता चल जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। ये जैसे ही थोड़ा सा खाना खा के जा रही होती है तो वो इसका हाथ पकड़ लेता है कि जल्दी से ये सब कुछ फिनिश करो, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। ये मना करके उठ के साइड पे आके बैठ गई थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। और तभी असिस्टेंट एक इनविटेशन कार्ड लिए फिर रहा होता है, कैसे इसके किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी हो रही थी। वो तो यही मशवरा देते हैं कि अगर आप उस जगह पे मैडम को लेके जाएंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगी, यही तो अच्छा मौका है और वो आपको पसंद भी करने लगेगी। ये फ़ौरन से ही आके टियान जी को रात को रेडी रहने को ही बोलने लगा था कि हम पार्टी में जा रहे हैं। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि चलो अब पार्टी में मुझे लेके जा रहा है ना, वहाँ पे मैं इसे अच्छा खासा मज़ा चखाऊंगी और सबके सामने कैसे एम्बेरस फील करवाती हूँ। इसने तो फिर मुझे छोड़ ही देना है और मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। सो नेक्स्ट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। ये तो जिस पे भी नज़र पड़ती है हर एक बंदे को आंख मारने लगी थी। और ये सब कुछ देखते हुए मिथुन कह देता है कि जितनी भी ट्राइयाँ कर लो ना, सबको पता है कि तुम मेरी कर लो, कोई भी तुम्हारे क्लोज नहीं भटकेगा, समझी तुम। वो तो इसकी चाल अच्छे से समझ गया था, लेकिन ये कहाँ बात आने वाली होती है। अब जैसे ही नोटिस करती है कि जिसके पार्टी में आए हुए हैं वो पर्सन इससे बातें कर रहा है, बस उससे फ्लर्ट करने के लिए पहुंच आई होती है कि इसे तो वो कभी भी निराश नहीं करेगा ना। अब इससे पहले कि मजीद उसके क्लोज आती तभी मिथुन इसे पकड़ के किस कर लेता है। को फोर्सफुली किस करने पे इसने तो मिथुन को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था और ये देख के लोग परेशान हो रहे होते हैं कि ओह नो, हमने गैंगस्टर बॉस को अपनी आंखों के सामने थप्पड़ खाते हुए देख लिया, अब तो वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अपनी रेपुटेशन को ख़राब थोड़ी ना वो कर सकते हैं। ये भी अब घबरा जाती है कि क्या मैंने यहाँ पे बहुत ही बिग मैस क्रिएट कर दिया और मेरी वजह से इन लोगों की ज़िंदगी दाव पे लग गई है। सो इन सारी बातों को संभालने के लिए फ़ौरन से उसने मिथुन को भी किस कर ली थी और सबके सामने ऐसे शो करवाती है जैसे कि वो इसकी पार्टनर है, मीन के गर्लफ्रेंड है। थोड़ी देर के बाद ही मिथुन इसका हाथ पकड़ता हुआ गाड़ी में ही आकर बिठा देता है एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा था कि ये तुमने क्या हरकत की है, सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा के रख दी तुमने। ये भी कह देती है कि अच्छा तो मैंने आपकी इंसल्ट करवाई है और आपका क्या, जो कि इतना बड़ा तमाशा क्रिएट किया मेरा दिल जीतने के लिए, मीन के मुझे गुंडों के हाथों बेच तक किया ताकि बाद में आप हीरो बन के आएंगे और मुझे बचाएंगे और बस ऐसे ही मैं आपसे लव करने लगूंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। अब ये तो उसकी ये सोच को सुन के बस एकदम शॉक्ड रह गया था कि क्या इसे यही लगता है कि वो सब कुछ मैंने ही नाटक किया था। मीन के ये वांग की बातों पे विश्वास करती है, मेरी बातों पे नहीं करती। बस इसने तो इसके हाल पे ही छोड़ने का फैसला कर लिया था कि अभी की अभी मेरी गाड़ी में से बाहर निकलो और मेरी आंखों के सामने से गुम हो जाओ, मैं आइंदा के बाद तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ। ये घर पे आके इसे हक कर लेती है एंड बताने लगी थी कि कैसे मैं मिथुन को छोड़ के आ गई हूँ और उसने मुझे आज़ाद कर दिया है। ये थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है कि ओह नो, मिथुन को छोड़ के आ गई है तो अब तो इसे कभी पैसे नहीं मिलेंगे और ना ये मुझे दे पाएगी। सो बस फिर क्या था, इसे अपने साथ ही एक जगह पे चलने को बोलने लगता है। वो होता है कसिनो, कि यहाँ पे आके कुछ गैम्बलिंग वगैरह करूँगा कि पैसे कमा सकूँ, कि अब मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे आके इस बेचारी को उसने अपने डेब्ट्स को चुकाने के लिए बेच ही दिया था, और वो भी मिथुन के दुश्मन को, कि इस लड़की का यूज़ करके अगर आप अपना पूरा बदला मिथुन से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये बेचारी तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि मेरे साथ क्या कर रहे हो वांग, तुम तो मुझे पसंद करते थे ना। ये भी कह देता है कि तुम्हें पसंद करती है मेरी जूती, मेरे लिए तो तुम एक एटीएम की मशीन ही थी। और वैसे भी तुमने क्या समझा था कि मैं तुमसे एक दिन शादी करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। अब इसे सारी बात का पता चल जाता है कि ये तो पहले प्रिटेंड ही कर रहा था, एक्चुअली में पहले भी गुंडा के हाथों इसी ने उसे बेचा था और इल्ज़ाम खामा में मिथुन पे लगा दिया। वो इतना बुरा पर्सन नहीं है जितना कि उसे समझ के बैठी हुई थी। दूसरी तरफ मिथुन को जैक का लेटर मिल गया था जिसने कि एड्रेस वगैरह बताया होता है कि अपनी गर्ल को अगर जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाना। इसे तो काफ़ी ज़्यादा इटानजे की टेंशन होने लगी थी कि ये उसके हाथों लग कैसे गई। वहाँ पे जाना चाह रहा होता है, असिस्टेंट रोकता है कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है, वैसे भी जैक तो आपकी लाइफ के पीछे ही पड़ा हुआ है, लेकिन अपनी जान की किसे परवाह थी, इसे तो हर हाल में टियानजी को बचाना था। इधर टियानजी के इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। जैक ने तो ऑर्डर दे दिया था कि देखते हैं अगर मिथुन नहीं आता तो ये लड़की तुम्हारी हुई।
इससे पहले कि ये मज़ीद टियानजी से बदतमीजी करते, हमारे हीरो की भी एंट्री हो गई थी और उसे देखते ही ये फ़ौरन से आके उसके पास आके खड़ी हो जाती है कि आप यहाँ पे मुझे बचाने के लिए क्यों आए, एंड अपोलोजाइज भी करने लगी थी कि मैंने पहले आपको गलत समझा था, ये सारा किया तरह भी वांग का ही होता है। अब जैक तो कह देते हैं कि अगर अपनी गर्ल को इधर जिंदा सलामत यहाँ से अगर भेजना चाहते हो तो ठीक है, खुद यहाँ पे रुक के मेरे साथ एक गेम खेलो, अगर ना खेली तो यहाँ पे दोनों ही मरोगे। ये भी कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए रेडी हूँ, एंड देन इसे असिस्टेंट के साथ वहाँ से भेज देता है। इसी के साथ ही ये सीन कट हो गया था। इसे तो मिथुन की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, सारी रात इसे नींद भी नहीं आती, और अगले दिन वो पहुंच होता है इसके आंखों के सामने। तब तो टियानजी बहुत ही रिलीफ फील करती है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मिथुन को पसंद करने लगी है। पहले तो उसे अपनी चिंता ना ही करने को बोलने लगा था कि किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा पाए और ना ही मेरी गर्ल को टच कर पाए। इसने थैंक यू के तौर पे एंड वैसे भी पहले इसके साथ बहुत ही मिसबिहेव किया था, इस वजह से ब्रेकफास्ट अपने हाथों से इसने बनाया होता है कि ये मैं थैंक यू बोलना चाहती थी आपको। वो कह देता है कि अरे ये सब कुछ करने की क्या ही ज़रूरत थी। बाकी इसने रेस्टोरेंट वापस जाने का फ़ैसला कर लिया था कि वैसे जहाँ जो काम वगैरह करते थे आपने तो उन सबको भगा दिया था, सो मुझे आपको कंपनसेट करने के लिए आपको मेरे साथ वहाँ पे काम करने के लिए जाना पड़ेगा, एंड उनकी प्रॉमिस भी ले लेती है कि आपको मैं पे कर दूंगी। वो भी खुशी हो गया था कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, साथ में असिस्टेंट को भी लिए फिर रहा होता है। अब ये उसे कुछ ट्रेनिंग वगैरह देने लगी थी कि कस्टमर्स के सामने कैसे स्माइल पास करनी है, और इसकी स्माइल को देख के फिर कह देती है कि कोई बात नहीं, रहने दे। जो भी कस्टमर आते हैं, और अब गैंगस्टर को यहाँ पे काम करते हुए देख के फ़ौरन से ही भाग गए थे। अब काफ़ी टाइम हो गया था, कोई भी इधर आया ही नहीं था। अम्मी जैसे ही इनको अपने हाथों से कॉफ़ी बना के पिलाती है, वो तो इधर ही से पकड़ के किस करने लगा था, और असिस्टेंट ये देख के वहाँ से भाग जाता है। अब तो उसने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए अपने लव की कन्फेशन इसने कर ही दी होती है, और इसी बात से ही तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। और अगले दिन वैसे इसे वांग का ख्याल आता है कि वैसे वो किधर गया, क्या अभी भी वो आपके कब्जे में है या कि उसे छोड़ दिया हुआ है आपने, और ये जेलिस के तुम्हें वांग की चिंता क्यों हो रही है कि कहीं मैं उसके साथ बुरा ना कर दूं, क्या अभी भी तुम उसे पसंद करती हो। ये कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस आपको ही लाइक करती हूँ। एंड थोड़ी देर के बाद ही उसके लिए टी बना के ही लेके आई थी कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। अभी उसे मना कर रहा होता है कि मेरे लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आप मिल गई हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब इनकी खुशियों में टांग अड़ाने के लिए थी ना इसकी लव राइवल एबी, जो कि स्पेशली इसी से मिलने के लिए आई थी मिथुन से। कहीं बचपन में इन दोनों की इंगेजमेंट फिक्स करवा दी हुई थी। ये तो मिथुन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, उसे क्या उसकी मनी से ही इसे काफ़ी ज़्यादा लव है। आते ही यही बोलने लगी थी कि आपने इसी लड़की की वजह से जैक से पंगा लिया था, अगर वो कोई आपको नुकसान पहुंचा देता तो मैं तो इतनी टेंशन में आ गई थी। जैसे ही न्यूज़ मिली मैं तो फ़ौरन से फ़्लाइट बुक करवा के आपको देखने के लिए आ गई। ये पहले तो इधर इसे साइड पे भेज देता है, एंड देन उसे कहने लगा था कि मेरी गर्ल के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम मेरी फियांसी हो। अगर मैं जिसे पसंद करता हूँ कोई लड़की है तो वो सिर्फ और सिर्फ टियानजी ही है, उसके अलावा किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता हूँ। क्योंकि ये तो टियानजी पे ही भड़क गई थी कि इसी लड़की की वजह से ही अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या बनता। ये उसे शट अप कॉल दे देता है और यहाँ से चले जाने को ही बोलने लगा था। और इसी बात पे ही तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस मैडम को कि इसकी मेरी कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। मैं देख लूँगी टियानजी को भी कि कैसे वो इसकी लाइफ में रहती है। एंड इसे ये भी कहने लगी थी कि हम गैंगस्टर्स हैं, हमारी लाइफ और होती है, और वो एक सिंपल लड़की है, वो कभी भी तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या भूल गए हो कि कैसे गैंग फाइट में तुम्हारी मॉम की भी डेथ हो गई थी। अगर ऐसा ही टियानजी के साथ हो गया तो अब इसे टियानजी की वाकई में चिंता होने लगी थी कि मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब इसके पापा की डेथ हो गई थी तो पीछे से सारा बिजनेस मिथुन ने ही संभाल लिया था, और अचानक इसे मालूम हुआ था कि कैसे इसकी मॉम इनके दुश्मनों के हाथों लग गई और उन्होंने इसकी आंखों के सामने ही इसकी मॉम को मार दिया था। इसे तो काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन होने लगी थी, इसलिए ही आज यहाँ पे जैक को बुला के इसे अपनी आंखों के सामने इसे मारने को बोलने लगता है, क्योंकि वो इसे बस डराना चाह रहा था कि ये खुद ब खुद ही मेरी लाइफ से चली जाए। इसे भी पता होना चाहिए कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसे हमारे दुश्मनों के हाथों इसकी भी जान चली जाए। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही डर गई थी, एंड अपने रूम में आकर सोचने लगती है कि आज जो भी किया मिथुन ने वो ऐसा क्यों कर सकता है भला, पहले तो ऐसा नहीं करता था। एंड तभी इसके मोबाइल में यहाँ पे मिथुन की मॉम की पिक्चर आती है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ये पिक्चर तो कब से ही संभाल के रखी हुई थी एबी ने, और इसे मैसेज करती है कि मुझसे मिलने के लिए आओ, अगर तुम इस जैसी मौत नहीं मरना चाहती हो तो।
ये कह देती है कि वो मुझे क्यों बुला रही है, चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा मिल लेने में क्या हर्ज है। एंड देन ये भी सोचने लगी थी कि कहीं इसी वजह से ही तो मिथुन ने ये सब कुछ कल नहीं किया था कि उसकी मॉम की डेथ इतनी भयानक हुई थी और मेरे साथ भी ऐसा ना हो। बस फ़ौरन से ही मिथुन के पास आ जाती है एंड उसे कहने लगी थी कि मुझे सारी बात का पता चल गया है कि आपकी मॉम कैसे मरी थी, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मैं डरी हुई नहीं हूँ। बस आप मेरी लाइफ में, मुझे इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। वो भी यहाँ पे हैप्पी हो जाता है कि चलो ठीक है। पहले तो उसने सोचा था कि शायद ये डर के यहाँ से चली जाएगी, बट ये काफ़ी हिम्मत वाली होती है, इसे छोड़ के नहीं जाने वाली थी। सो इसलिए अब उसे भला किस चीज़ का फिर अगले दिन उठते ही इसे लेटर मिलता है। यार मिथुन तो काम पे जाने से पहले इसे खाना वगैरह खाने का ही बोलने लगा था। ये खुश हो जाती है कि वाह, उसे मेरा कितना ज़्यादा ख्याल है। सो नेक्स्ट सीन में ही एबी के पास आई हुई थी, जो कि इसे कुछ पैसे ही दे रही होती है कि मिथुन की लाइफ से चली जाओ। वैसे भी वो मेरा फियांसी है और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये कहाँ जाने वाली थी, उसके सामने तो ऐसे शो करवाती है कि जैसे कि इसे तो इसकी सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा इसने उसे पैसों की ऑफ़र दे दी थी कि वैसे भी मुझे उसने इतने सारे पैसे दे के रखे हुए हैं मिथुन ने, तो मैं उसे छोड़ के क्यों जाऊँ। एंड नेक्स्ट डे घर पे थोड़ी सी टेंशन में ही दिख रही होती है कि अगर वाकई में एबी इसकी फियांसी है तो इस बार में मिथुन ने मुझे जिक्र क्यों नहीं किया, और अगर कल को उनकी शादी हो गई तो ये तो मुझे मक्खी की तरह फिर बाहर निकाल देंगे। उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी दिख रही होती है। वो पूछ लेते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। ये फाइनली सारी बातें उसके सामने एक्सप्रेस कर देती है कि कैसे ये एबी से मिली थी और उसने बताया था कि वो तो इसकी फियांसी है। ये भी अब उसे समझाने की कोशिश करता है कि बचपन में ही कहीं पेरेंट्स ने हमारी इंगेजमेंट रख दी थी, बट मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अगर मेरी कोई वाइफ बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगी। वैसे भी अभी उसके पापा और हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी अभी को मज़ा चिखाने के लिए उसके कसीनो आ ही गया होता है कि देखो तुमने बहुत ही गलत किया ट्रांजी को ये बता के कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे बिजनेस को ख़त्म करके रख दूँगा। अब अभी को ट्रांजी पे ही गुस्सा आ रहा था कि इसकी वजह से ही उसने ये सब कुछ किया और उसने इसकी साइड ली। इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अपने गार्ड से कह देती है कि ज़रा इसकी ये जो ड्रेस है उसे तो फाड़ना, एंड देन खुद उसकी वीडियो बनाने लगी थी। यही सब कुछ देखते देखते ऊपर से फिर मिथुन भी आ गया था कि ये क्या हरकत की है तुमने अभी। पहले तो उसने सोचा था कि मेरी फ्रेंड है, मैं इसे माफ़ कर दूंगा, बट अब बिल्कुल नहीं करने वाला था। एंड साथ ही साथ ट्रांजी से कह देता है कि तुम बैक फाइट कर सकती हो, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। वो भी आके इसे थप्पड़ मार देती है ये सब कुछ करने पे। अब तो इसका दिल ही टूट के रह गया था कि इसे सिर्फ और सिर्फ इसी की चिंता है, मीन के मुझे लेके तो ये कुछ भी महसूस नहीं करता है। ऐसे तो मिथुन मेरे हाथों से बिल्कुल ही निकल जाएगा। बाकी अपनी सिंसियरिटी शो करवाने के लिए वो तो इसके साथ शादी करना चाहता था कि एक दफ़ा हम अपने मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, बाद में धूमधाम से शादी करेंगे। ये तो फ़ौरन से ही मान गई थी और अपने लव की कन्फेशन भी कर देती है कि हाँ वाकई में मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। ये आके अपने पापा से मिथुन की शिकायत करने लग गई थी कि देखें कैसे वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा। हालांकि हमारी मैरिज तो बचपन में फिक्स हुई थी ना, तो वो फिर मुझसे शादी नहीं कर रहे, आप ही कुछ करें ना डैड। और तभी एंट्री हो गई थी मिथुन की। वो तो अपने साथ ही ट्रांजी को भी लिए फिर रहा होता है, जो कि इन लोगों ने मैरिज रजिस्टर करवा ली थी। इस बार में इसके पापा को भी बता देता है। वो तो अभी के अभी इस लड़की को छोड़ने का ही बोल रहे होते हैं कि वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ये भी कह देता है कि हाँ तो ठीक है, मत करिएगा। वैसे भी आज के दिन तो वहीं के साथ अपना सारा बिजनेस ख़त्म करने के लिए आया था कि मानता हूँ कि आप मेरी मॉम के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट ये हरगिज़ मतलब नहीं बनता है कि मैं ज़बरदस्ती आपकी बेटी से शादी करूं। कि आपकी मर्जी है कि मेरे साथ सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। और इधर इस मैडम का अब काम नहीं बना था तो फ़ौरन से ही वांग को बुलवा लेती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी ट्रांजी एक्स गर्लफ्रेंड है। वैसे भी हम दोनों का टारगेट एक ही है, तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? पैसों की ऑफ़र करती है। उसने भी इसके साथ डील कर ही ली थी। अगले दिन इस बेचारी को किडनैप करवा लिया जाता है और चुपके से जब वो इसे होटल में लेके जा रहा था, इन लोगों ने उसकी पिक्चर्स क्लिक कर ली थी और वीडियो भी बना ली थी। और वो पिक्चर्स आके मिथुन को दिखा देती है कि कैसे तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट करने की कोशिश कर रही है। मीन के अभी भी वो वांग को पसंद करती है, लेकिन ये कहाँ विश्वास करने वाला था। उसने तो ऑलरेडी ही एक ट्रैकर फिक्स किया होता, सो उसे मालूम हो जाता है कि इस वक्त वो उसे कहाँ पे लेके गया हुआ है। इसने वांग को अच्छा खासा मजा चखा दिया था। पहले तो उसने इसे माफ़ कर दिया था, बट अब की बार नहीं। सो नेक्स्ट इसकी आंखों के सामने ही लेके आया जाता है वांग को कि इसने क्या हरकत किया, क्या तुम अभी भी इसे लेके फिक्रमंद रहती हो। या माफ़ी मांग रहा था एंड ये भी कह देता है कि वैसे तुम जानना नहीं चाहती हो कि कैसे
पास्ट में तुम्हारी हेल्प किसने की थी? अगर जानना चाहती हो ना तो फिर मुझे छोड़ दो। ये सुन के तो अब वो भी जानना चाहती थी। सो क्या तुमने मेरी हेल्प नहीं की थी? तो वो पर्सन कौन था? अब जैसे ही बताता है कि जब एक गैंग फाइट हुई थी तो कैसे किसने तुम पे गोली मारने की कोशिश की थी, बट एक पर्सन ने आके हेल्प की एंड हैंड की भी दिया था तुम्हें, जिसके ऊपर के कुछ गोल्ड का काम हुआ था। वो तो फिर बाद में मैंने बेच दिया था पैसों की खातिर। इनके पैसों का लालच तो इसे शुरू से ही था। और तुम्हारे सामने तो ऐसे जैसे कि मैं ही सेवियर हूँ और इसके बाद तुम मुझ पे खर्च वगैरह कर पाओ। वैसे भी तुम इतनी बेवकूफ़ थी कि मेरे कहने में आ गई। हैंकी की बात सुन के तो यहाँ पे मिथन एकदम सरप्राइज रह जाता है कि पास्ट में वो हैंकी तो मेरा ही था और वैसे भी उस लड़की की हेल्प तो मैंने की थी। ये सुन के तो अब यहाँ पे ट्यान्सी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मीन के मेरे लाइफ सेवर सिर्फ और सिर्फ आप थे और मैं समझती रही कि तब मेरी हेल्प करने वाला कोई और नहीं बल्कि वांगी था। चलो शुक्र है कि उससे तो मेरी जान छूटी। सर इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई थी। सो ये दोनों अब एक हो ही गए होते हैं। इधर पापा काफ़ी ज़्यादा ही परेशान दिख रहे थे कि जब से कि हमारे सारे कनेक्शंस मिथन से ख़त्म हो गए हैं तब से मुझे लॉस ही हो रहा है, और अपनी बेटी पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अब ये तो अपने पापा के कान में कुछ खुसर फुसरी करने लगती है। मीन के इसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आ चुका था कि अगर आप मेरे प्लान पे अमल करेंगे तो इस तरह से ना सिर्फ मिथन हमारा होगा बल्कि जो कि आपको इतना नुकसान हो रहा है ना वो भी नहीं होगा। इन लोगों ने तो आज के दिन ही अपनी वेडिंग प्लान करके रखी हुई थी। मीन के ऑफिशियली सबके सामने अनाउंस करना था। ये बेचारी वेट ही कर रही होती है कि पता नहीं कब मिथन आता है यहाँ पे। तो एक लड़की ने इसे किडनैप कर लिया था। खैर ऑब्वियसली सी बात है, इसे किडनैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि एबी मैडम ही होती है कि आज के दिन तुम्हें अच्छा मज़ा सिखाएंगे ही से। मिथन वेट कर रहा होता है कि अभी तक ट्यान्सी आई क्यों नहीं है, और तभी वेडिंग ड्रेस पहन के एबी आ जाती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वो जो गर्ल है ना उसे कुछ ना हो मिन के ट्यान्सी को, तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। ये फ़ौरन से असिस्टेंट को इशारा कर देता है। अब इससे पहले कि इनकी रिचुअल्स वगैरह कंप्लीट होती तभी असिस्टेंट ने पता चला लिया था कि इन लोगों ने उसे कहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ है। अभी एबी को पकड़ता हुआ वहाँ पे आ जाता है कि ट्यान्सी को छोड़ दें वरना कि मैं आपकी बेटी को आपकी आंखों के सामने ही मार दूंगा। इस तरह से इसने रेस्क्यू कर लिया था। अब यहाँ पे तो ट्यान्सी के दिल में मिथन को लेके फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ गई थी एंड इज्जत भी कि ये मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखता है। ये इन सारे लोगों को दूरी रहने को बोलने लगा था और इसे इधर से लेके जाना चाह रहा होता है, बट तभी अचानक ही एबी इस पे अटैक कर देती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो किसी के भी नहीं। इसने भी बैग उसे शूट कर दिया था। खैर एबी मैडम तो गई अपने काम से और इसके साथ साथ उसके पापा की भी डेथ हो ही गई थी। लेकिन यहाँ पे बेचारे मिथन को तो काफ़ी ज़्यादा ही चोट लग गई होती है, इसे उसकी टेंशन होने लगी थी। ये लोग तो अब फॉरेन से उसे हॉस्पिटल ही लेके आ गए थे। अब यहाँ पे डॉक्टर तो यही बताते हैं कि अगर कल तक पेशेंट को होश ना आया तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो जिंदा भी है। अब सारी रात तो इसने उसके साथ यहीं पे ही बिता दी थी और अगले दिन शुक्र है कि हमारे हीरो को होश आ ही जाता है और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करती है। अब इनकी अभी सारी रिचुअल्स कंप्लीट नहीं हुई थी। वो तो अभी के अभी से वेडिंग हॉल ही लेके जाने वाला था कि ठीक है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, सो अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। बाकी जो कि अपने दुश्मन थे उन लोगों को तो इन्होंने ठिकाने पे लगा ही दिया था। वो मज़ीद अब देरी नहीं करना चाहता था। सो आफ्टर सम रिचुअल्स इनकी फाइनली शादी हो ही गई थी एंड इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।